दिन भर की सबसे बड़ी खबर अब तक जो चल रही है उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका का सुपर बॉस कौन बनने जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की ही करेंगे। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। रुझानों में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस पीछे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, ट्रंप करीब 247 सीटों पर आगे हैं। वहीं अगर कमला हैरिस की बात करें तो 210 सीटों पर कमला हैरिस ने अपनी जगह बनाई हुई है। बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है उन्हें। ट्रंप को 24 राज्यों में जीत मिल चुकी है, जबकि कमला हैरिस को 17 राज्यों में विजय मिली है, जबकि स्विंग राज्यों में भी ट्रंप को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त के रुझानों की हम बात कर रहे हैं। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर थी और फिलहाल ट्रंप इसमें अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। करीब डोनाल्ड ट्रंप 247 सीटों पर आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस भी उन्हें कांटे की टक्कर देते हुए 210 सीटों पर चल रही हैं, जहां ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि ट्रंप के जीतने के बाद जो भारत में निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल देखा गया है वो भी अकल्पनीय है। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट गिनती जारी है वोट्स की, और कमला हैरिस और ट्रंप में इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है। देखिए, महामुकाबला होने जा रहा है, तो आपको भी दिखाते हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। इन राज्यों में कहां ट्रंप आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस कहां पर आगे चल रही हैं। ये हमारे स्क्रीन पर एक मैप है जिसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कौन आगे है और कौन पीछे है, कौन कौन से राज्य में ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं, यहां पर ये वो स्टेट्स हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और जिन जिन राज्यों में कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई, या फिर ये कह सकते हैं अभी वो पीछे हो गई हैं। जहां ट्रंप आगे चल रहे हैं या फिर यूं कहें कि जीत गए हैं, वो स्टेट्स है मोंटाना, वो स्टेट्स है व्योमिंग, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, इडाहो, ऊटा, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास, लुइजियाना, अरकानसास, मिसौरी, आइवा। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसमें जॉर्जिया भी शामिल है, कैरोलिना भी शामिल है, फ्लोरिडा। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस वक्त कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो बॉस बनते हुए, यानी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हुए वो आगे चल रहे हैं। जबकि अगर कमला हैरिस की बात की जाए तो कमला हैरिस वॉशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, इलिनॉइस, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, कनेक्टिकट जैसे तमाम राज्यों में ये आगे चल रही हैं। तो ये नीले जो राज्य, ये इस वक्त आपको जो डॉट्स नीले में दिखाई दे रहे हैं, यहां पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं, और ये जो रेड डॉट्स में आपको तमाम स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अभी तक आए रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से काफी आगे निकल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर भारत भी नजर बनाए हुए है और अमेरिका के इसी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चाहे इस चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन हमारे रिश्ते फ्यूचर में जाकर बेहतर जरूर होंगे। अभी तक के रुझानों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जीत के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो इसका भारत पर असर पड़ेगा। वो असर कैसा होगा, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं एक बार। सुपर पावर के सुपर बॉस के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के रुझान लगातार आ रहे हैं और रुझानों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को पीछे छोड़ दिया है। अब जब ट्रंप चुनावों में आगे हैं तो ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या उनकी जीत भारत के लिए बेहतर साबित होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी प्राथमिकता में अमेरिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते बड़े शानदार रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप भी भारत आते हैं तो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार।
ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ह्यूस्टन में हाउडी मोदी तो भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हुए थे, जिससे न सिर्फ मोदी और ट्रंप बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत होते दिखे। ऐसे में ट्रंप की जीत से भारत अमेरिका संबंधों में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। यानी विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप की जीत से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। व्यापार के लिहाज से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अगर चुनाव जीतते हैं तो भारतीय मंझोली आईटी कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, खास तौर पर अगर ट्रंप व्यापार के मामले में चीन के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दें। दरअसल मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बड़ा फैक्टर चीन है। अमेरिका अब चीन को अपने लिए खतरा मानता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन को लेकर आक्रामक नीति अपनाई थी। उन्होंने चीन को अमेरिका के इतिहास में अपने लिए रणनीतिक खतरा बताया था। ऐसे में चीन से मिल रही अमेरिकी चुनौती को देखते हुए उसके लिए भारत के साथ रिश्तों की अहमियत बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप को जीत मिलती है तो वो चीन को लेकर फिर से अपनी नीति को कड़ा रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो जीते तो युद्ध रुकवा देंगे। अगर किसी भी तरह से ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि युद्ध रोकने की बात कहने वाले भारत को अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देश का साथ मिलने से उसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही कई जानकार ये भी मानते हैं कि जो बाइडेन के दौर के मुकाबले ट्रंप के दौर में भारत के अंदरूनी मामलों में दखल कम रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों देशों के रिश्ते आज की तारीख में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये काफी मजबूत स्थिति में है। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते की बुनियाद पीपुल टू पीपुल कनेक्ट है। ऐसे में इस पीपुल टू पीपुल कनेक्ट से आगे भारत के साथ रिश्तों को लेकर ट्रंप का काम करने का तरीका अलग है। जाहिर है उनकी जीत भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमेरिकी चुनावों के बाद अब बात करते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय उत्सव छठ की, जिसका आज दूसरा दिन है। तो लोक आस्था के महापर्व की बात कर लेते हैं। नहाए खाए के साथ शुरू हुए लोक उत्सव छठ व्रत का आज दूसरा दिन है। आज शाम को खरना पूजा के लिए तैयारियां भी की गई हैं। तो आज क्या है खरना पूजा का विधान, देखिए प्रकृति की आराधना को समर्पित छठ महापर्व में आस्था और साधना के तमाम रंग। छठ पूजा की आत्मा इन लोकगीतों की स्वर लहरियों में ही मानो बसी हुई है, जो छठ पर्व की छटा को बेहद खूबसूरत बनाते रहे हैं। इस बार भी परंपरा संस्कृति के ताने बाने में बुने इन गीतों के जरिए ही व्रती महिलाएं अपने कुटुंब परिवार की खुशहाली, तरक्की और आरोग्यता की कामना के साथ छठी मैया को समर्पित ये कठिन उपवास रख रही हैं। इसके साथ ही छठ घाटों पर भी तैयारियों को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। हर ओर इस त्योहार के उल्लास के रंग बिखरे हैं। लोक परंपरा की इसी मिठास के बीच आज शाम खरना की परंपरा भी निभाई जाएगी। दरअसल व्रती महिलाएं जहां छठ के पहले दिन नहाए खाए के साथ खुद को शुद्ध रखते हुए व्रत रखती हैं, तो वहीं अगले दिन शाम को खरना की रस्म निभाई जाती है।
जिसके लिए घर में ही छठी मैया को चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाया जाता है। इसमें रोटी, फल के अलावा गुड़ या चीनी से बनी खीर सबसे ज्यादा महत्व रखती है। इसे रसियाव भात कहा जाता है। खीर को मिट्टी के चूल्हे या आज के जमाने में गैस के चूल्हे पर भी बनाया जाता है। फिर केले के पत्ते पर भोग लगाने के लिए घी लगी रोटी पर खीर रखते हैं। साथ ही केला रखकर ये भोग छठी मैया को अर्पित किया जाता है। फिर भोग को सबसे पहले व्रती ग्रहण करती हैं। व्रती के खाने के बाद ही प्रसाद को परिवार के लोग खाते हैं और इसके बाद शुरू हो जाता है लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके धूपे। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके धूपे। करेलू छठ बरतिया। ये त्योहार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर ओर छठी मैया के गीत तन मन को भाव विभोर कर दे रहे हैं। छठी मैया के गीत हर किसी को न केवल भक्ति भाव के रस में डुबो रहे हैं, बल्कि प्रकृति को खुद से जोड़ने का महत्व भी समझा रही हैं। यकीनन छठ पर्व करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, प्रकृति की उपासना की बेहद अनोखी मिसाल है। इस त्योहार पर सूर्य की साधना का विधान है, क्योंकि सूर्य की ही वजह से धरती पर जीवन संभव है। इसलिए आस्थावान इस महाव्रत पर न केवल अपनों की बेहतरी बल्कि सर्वजन कल्याण की भी कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात जब छठ महापर्व की हो और गीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। छठ पर्व की रौनक छठ गीतों में ही बसती है। सिंगर स्नेहा ने छठ पर्व पे लोकगीतों के जरिए समा बांध दिया। उन्होंने इस पावन पर्व की सभी को अपने अंदाज में बधाई दी। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ गायिका स्नेहा उपाध्याय और गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को मेरी ओर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा अनमोल बाटे हमारो सुहागवा, जेकरा से बानी सुहागिनिया। सेनुरा के लाज छठी मैया तू बचैहा, इहे तो से मांगे भगिनिया। उहे बाड़े जनवा पारनवा, उहे जी के आधार, उहे जी के आधार। पहिले बानी कैले छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। छठी माई के करब बरतिया भोरा हरी में 4 बजे। छठी माई के करब बरतिया भोरा हरी में 4 बजे। सैया लेके चली है बस के बहागिया भोरा हरी में 4 बजे। सैया लेके चली है बस के बहागिया भोरा हरी में 4 बजे। देखिए, जैसा कि आपको बताया है कि छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। इसी पर्व को मनाते हुए पूरे देश में उत्साह तो देखा ही जा सकता है। तमाम आर्टिस्ट, तमाम सिंगर इसमें शामिल हो जाते हैं। नंदिनी तिवारी एक कलाकार हैं जिन्होंने छठ के गीतों से माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया है। आपको सुनाते हैं। सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ भोजपुरी गायिका नंदिनी तिवारी। गुड न्यूज टुडे देखने वाले सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आइए एक सुंदर सी लाइनें छठ गीत का। कोरे बाटे बसवा के सुपवा डलरिया, रंगा हल्दी कुमकुम से घन हो तदरिया।
और घर के बिरावे तल जाए हो, और घर के बिरावे तल जाए कांचे ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। पिन्ही ना बलम जी पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। और एक सुंदर सी लाइन है आप सभी के बीच में जो मेरा फेवरेट है, मैं आप सबको सुनाऊंगी। हाँ शीतली बेरिया शीतले तुझे पनिया कब दे बदे बता तू अकेदार सनिया। शीतली बेरिया शीतले तुझे पनिया कब दे बदे बता तू अकेदार सनिया। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव कटवा पे तिवाई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़े हुई दर्शनला असरा लगावेली हो। जल बीच खड़े हुई दर्शनला असरा लगावेली हो। जय छठ मैया। देखिए, छठ के उत्सव की रौनक तो तभी बनती है जब मजेदार गीत उसमें शामिल हो। आकाश दुबे ने गीत गाकर छठ पर्व की बधाई और शुभकामनाएं अपने चाहने वालों को दी। नमस्ते, प्रणाम। हम सिंगर आकाश दुबे और गुड न्यूज टुडे देख रहे सभी दर्शक को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस छठ पर्व के शुभ मौके पे आप लोगों के लिए 2 लाइन लेके आए हैं और सुनिए माँ छठ का ये भजन प्यारा सा। हाँ कुहू के कोयलिया भइल भोर हरिया झुरु झुरु बहेला हो पूर्वी बयरिया करी जानी देर हो अबेर ढेर भइल भूखल सब तिवई लोग के देर ढेर भइल उगी है सूरज देव दीदार सोनावा नयनवा था कलबा ओ नयनवा था कलबा रहिया जोहेली तिवैया मन में आस लगल बा रहिया जोहेली तिवैया मन में आस लगल बा। और एक हमारे पवन सिंह जी द्वारा गाया हुआ प्यारा सा गीत है। क्योंकि हे सूरज मल नहियो न डोले उगी है सूरज मल नैयो ना डोले रे कोयलिया बोले हो गईले भोरे भिनुसारे रे कोयलिया बोले हो गईले भोरे भिनुसार। देखिए, जिस लोक गायिका की आवाज ने छठ के गीतों को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई, वो हमें अलविदा कह गईं। छठ पूजा में शारदा सिन्हा के गीतों की अलग ही महत्व है। छठ के मौके पर अगर शारदा सिन्हा के गीत पर्यायवाची सा महसूस किया जाता है। ऐसे में आपको सुनवाते हैं शारदा सिन्हा के साथ की गई कुछ खास बातचीत। संगीत की भाषा ऐसी होती है शारदा जी कि आप चाहे मैथिली कोई बूझे न बूझे, लेकिन मन की बात को सब समझ जाते हैं। द्वार के छिकाई लेगा पहले
शुरुआत थी शारदा जी, उसमें एक राज्य में, एक क्षेत्र में जहां पर एक ही भाषा बोली जाती थी, वहां तो सब जगह पहचान थी, लेकिन उसके बाद वो पहला कदम वहां से बाहर, लेकिन अपनी उन जड़ों को न छोड़ना, ये हुआ कैसे पहली बार? हुआ ऐसे कि सच पूछे तो हमने लोकगीतों की शुरुआत जो है अपने आंगन से ही किया। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई की शादी थी तो भाभी ने कहा कि भाई जब दुल्हन लेके आएंगे भैया तो आप नेग कैसे मांगेंगी? तो हमने कहा मांग लूंगी, भैया है, मैं नेग मांग लूंगी। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मिलता है नेग, कुछ गा के मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने मुझे तो आता नहीं वो। तो उन्होंने कहा भाई सीख लो 2 लाइन कम से कम। तो चूंकि मेरा मायके मिथिलांचल में है, मैंने बहुत सारी भाषाओं में गाया है पर मैं मिथिला की हूं, तो उन्होंने कहा कि एकटा गीत सीख लिया, द्वार छेके वाला गीत एकटा सीख लिया, मतलब द्वार छेकने का जो नेग होता है उसका एक गीत सीख लीजिए। तो मैंने वो गीत सीखा और उस गीत को जैसे उन्होंने गाया था उसको मैंने अपनी गायकी से एक अलग अंदाज दिया। मैं चाहूंगी कि जो गांव में उस तरह से जो गाया जाता था उसको मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, और फिर मैंने जो बदल दिया और वहां से फिर शुरू हो गया। उन्होंने गाया था, गौर कीजिएगा, द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकई हे दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहा बरया पान हे दुलरुआ भैया। हमने सोचा ये तो बहुत ही विलंबित में है, इसे कैसे ठीक करें, हम अपने लायक कैसे बनाएं और लोग भी सुने, उनको भी समझ में आए। मैंने इसको ऐसे गाया और यही मेरा सबसे पहले HMV में जब रिकॉर्ड आया था, सबसे पहला गाना यही रिकॉर्ड हुआ। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकैया दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहा बरवा पान हे दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहा बरवा पान हे दुलरुआ भैया। ससुर के कमाई दला बहिनी के दिया दुलरुआ भैया, तब दीहा पन कमाई हे दुलरुआ भैया, तब दीहा पन कमाई हे दुलरुआ भैया। तो औपचारिक आपका प्रशिक्षण था गीत में कि आपने? नहीं, हमने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था बहुत छोटी उम्र में, पर ये लोक संगीत जो है ये तो घर में जैसे छुट्टियों में मैं गांव जाती थी, जमीन से जुड़ी रही, तो गांव में आम का बगीचा है, फिर जो लड़कियां जो आसपास में जो अपने यहाँ कहते हैं ना गोतिया देयाद, तो उनकी जो बेटियां थी, हम सभी बेटियां सब मिलके जाते थे घूमने एक जगह 10-15 की झुंड में। तो वहीं जैसे आम के बगीचे में बैठे तो वहीं पर झूमर शुरू हो गया, या शादी ब्याह का माहौल है तो वहां पे हम लोग तैयारी करते थे कि भाई बाराती जो आ रही है तो उनको कैसे क्या गाएंगे हम। अच्छा शारदा जी, क्या होता है ना कि आजकल की जो पीढ़ी है उसको लगता है कि जो हिंदी फिल्मों में आप देखते हैं कि सीधा गाना गाना शुरू कर दिया सबने, उनको लगता है कि कितना अनरियल है। देखो तो हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं होता है, यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में ऐसा होता है। आप गांव गांव जाइए, हर त्योहार के लिए, हर मौसम के लिए, बिल्कुल, और बिल्कुल, कुछ नहीं मन नहीं लग रहा है उसके लिए भी गाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज हो, जन्म से लेके और मृत्यु तक तो गाने संस्कार के गाने हैं। संस्कार गीत के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर हमारे यहाँ जो विवाह शादी में जो संस्कार गीत होते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो बारात लेके आते हैं, भगवान राम जब आते हैं तो राम
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों आते हैं। और हमारे वहाँ मिथिलांचल में जो है एक विधि है, एक रस्म है, उसका नाम है उठंगर, जिसमें धान कूटने का वो रस्म है। और वो जो धान कूटा जाता है उसके अंदर एक बात निहित है कि ये उनके स्वास्थ्य की जांच करने का एक तरीका था। उनकी आंखें ठीक हैं कि नहीं, उनको वो मतलब हाथ पैर ठीक है कि नहीं, क्योंकि 8 लोग मिलके उठंगर कूटेंगे, धान कूटेंगे, और वो जो धान जो फूटेगा तो उसके अंदर से वो चावल चुनना है उनको, 8 चावल। और कैसे चुनेंगे? अगर आंख ठीक है तभी चुन सकते हैं। तो उसके लिए एक गीत है। आजू धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आजू धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, 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 बनठनी बरेला अबधवा से, बनठनी बरेला अबधवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से। जे रघुकुल के वीर कहावथी, जे रघुकुल के वीर कहावथी, बानु सखी काचे डोरवा से, आओ बानु सखी काचे डोरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से। कह रहे हैं कि ऐसे नहीं समझेंगे हम, बूझेंगे तब जब उखरी मूसर चलेगा आपके हाथ से तब। की बहिया की नृप कुल बालक, की बहिया की नृप कुल बालक, बूझब ओखरी मुसरवा से, आहो बूझब ओखरी मुसरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, 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 आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से, आज धनवा कूटाऊ चारू बरवा से। और अब आपको दिखाते हैं पटना के घाटों की तस्वीर। कल भगवान आदित्य को पहला अर्घ दिया गया, इसलिए घाटों पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। कल अर्घ दिया जाना है तो इसलिए वहां पर बेहद साफ तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं। पटना के दानापुर में नगर निगम की पहल से शानदार सजावट की गई है और मिथिला पेंटिंग से वहां पर संवारा जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से इन पेंटिंग्स के जरिए वहां पर सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है। निगम की कोशिश है मिथिला पेंटिंग्स के जरिए छठ की परंपरा महिमा को उकेरा जाए ताकि यूथ को बिहार की संस्कृति का ज्ञान हो सके।
मिथिला पेंटिंग से घाटों की रौनक अब काफी बढ़ गई है और घाटों पर दिव्यता का एहसास भी होने लगा है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पे की जा रही है। पूरे मेले परिसर को सजाया और संवारा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली बार कुंभ मेले में 30 पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं। इससे मेला आना जाना आसान हो जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संगम तट पर करीब 50,000 लोग नया शहर बसाने में लगे हैं। महामेले की तैयारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर है और अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सजाया और संवारा जा रहा है। पहली बार मेले में 30 पीपे के पुल भी बनाए जा रहे हैं। इससे मेला आने जाने वालों को सहूलियत होगी। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला अब आकार लेने लगा है। पूरे कुंभ मेले को सजाया और संवारा जा रहा है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधा के लिए पाल्टून पुल बनाए जा रहे हैं और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे कुंभ मेले में 30 पाल्टून पुल बनाए जा रहे हैं। हम इसी पाल्टून पुल में हैं। आप देख सकते हैं ये तैयारियां चल रही हैं। जो यहाँ पर मजदूर हैं वो इस पाल्टून पुल को बना रहे हैं। करीब यहाँ पर 40 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है। उनकी सुविधा के लिए ये पूरे पाल्टून पुल बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र की जमीन को समतल किया जा रहा है और लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। यातायात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं वाहनों के लिए करीब 120 पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। सड़कों और चौराहों को बेहतरीन किया जा रहा है। नए ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज और फ्लाईओवर तैयार किए जा रहे हैं। लेवलिंग हमारा इधर का जो गंगा जी के इधर पश्चिम का इलाका सेक्टर 1, 2, 3, 4 है। यहाँ पर काफी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं। और उस तरफ भी हम लोगों ने रोडों का अलाइनमेंट फ्रीज कर दिया है। मेजर रोड का अलाइनमेंट फ्रीज हो चुका है। पॉन्टून पुल का अलाइनमेंट फ्रीज हो चुका है। पॉन्टून पुल का निर्माण चालू हो चुका है। लेवलिंग भी हो रही है। तो बहुत जल्द हम इसको लेवलिंग का कार्य पूरा सुचारू रूप से कर लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और हरित स्वरूप देने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। मेला प्रशासन द्वारा जो भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, मेले परिसर में भी रोडों का निर्माण आदि पुलों का निर्माण आदि जो भी आरंभ हो चुका है, ये सब देख के लगता है कि इस वर्ष का इस बार का जो कुंभ मेला होगा वो वाकई ही यादगार होगा और ये एक प्रेरणा भी प्रदान करेगा। महामेले का आयोजन पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल बने, इसके लिए भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। शहर और मेला क्षेत्र में 2,71,000 पौधे लगाने की तैयारी है। सो वन विभाग के साथ नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण मेगा पौधारोपण अभियान चला रहा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी गुड न्यूज आई है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक फ्लाइट लैंडिंग टेस्टिंग की जाएगी। योजना के मुताबिक अगले साल अप्रैल में एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की टेस्टिंग होनी है। 15 नवंबर को पहली बार हवाई अड्डे पर विमान लैंड करने वाला है। विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ का ये ट्रायल 15 दिसंबर तक चलेगा। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इस एक महीने में जितनी भी फ्लाइट्स यहां लैंड और टेक ऑफ करेंगी, उसका सारा डेटा डीजीसीए के पास भेजा जाएगा। उसके बाद एरोटोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। एरोटोम लाइसेंस मिलने में 90 दिनों का समय लगता है। ये लाइसेंस अधिकतम 20 मार्च तक मिल जाएगा। इसके बाद 17 अप्रैल से पहले कभी भी नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो जरूरी अप्रूवल्स हैं उनका काम चल रहा है। अभी कैलिब्रेशन फ्लाइट्स की अप्रूवल डीजीसीए को मिल गई है। अब हमको लगातार एक महीने तक
आकाशा, इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी की उड़ानें होंगी और 1 महीने का जो डाटा होगा वो DGCA की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद 90 डेज के अंदर उसका अनुमोदन आता है, एरोड्रोम लाइसेंसिंग बोलते हैं। एरोड्रोम लाइसेंसिंग वो अंतिम कड़ी है जिसके बाद किसी भी एयरपोर्ट को चलाने के लिए अनुमति मिल जाती है, ऑपरेशन शुरू हो जाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले ही दिन से देश के बड़े शहरों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। पहले दिन के उड़ानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। पहले दिन 30 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होगा, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 2 कार्गो फ्लाइट शामिल हैं। जहां तक डोमेस्टिक की बात है तो सभी प्रमुख शहरों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों के तथा देश के सभी महानगरों प्रमुख शहरों के लिए 25 उड़ानें हैं और 2 कार्गो उड़ानें हैं, तो कुल 30 उड़ानें हैं जो कि डे 1 को शुरू होंगी और यह 20 मार्च से 17 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन शुरुआत हो जाएगी। बाकी सारी औपचारिकताएं यहाँ पूरी हो चुकी हैं। लैंडिंग सिस्टम का भी अप्रूवल हो चुका है, कैलिब्रेशन का भी अप्रूवल हो गया है, रनवे का अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है। ATC हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर कर चुके हैं। नोएडा समेत दिल्ली NCR के लोगों के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार जल्द ही अब खत्म होने वाला है। अगले साल अप्रैल में एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक दुनिया भर से अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट्स भेजे गए हैं वो सब धातु के बने हुए हैं, लेकिन जापान ने पहली बार लकड़ी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजकर इतिहास रच दिया है। महज हथेली के आकार का ये उपग्रह धरती से 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में 6 महीने के लिए चक्कर लगाएगा। इस दौरान ये सैटेलाइट अंतरिक्ष के तापमान को सहन कर सकता है या फिर नहीं, तो इसकी बड़ी परीक्षा होगी। अगर ये प्रयोग सफल साबित हो जाता है तो न सिर्फ अंतरिक्ष में प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, बल्कि चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों के लकड़ी के घर बनाना भी आसान हो जाएगा। अनंत आकाश में आधुनिक विज्ञान की ये सबसे क्रांतिकारी उड़ान है। पूरी दुनिया में ये पहली बार है जब धातु की जगह कोई लकड़ी का सैटेलाइट अंतरिक्ष की उड़ान भर रहा है। इस कमाल को कर दिखाया है जापान के वैज्ञानिकों ने। हथेली के बराबर इस सैटेलाइट लिग्नोसेट को सोमवार को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में रवाना किया गया। लिग्नोसेट को पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रखा जाएगा। इसके बाद धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में अगले 6 महीने तक परिक्रमा करने के लिए छोड़ा जाएगा। इस दौरान इसके इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को ऑन कर परीक्षण किया जाएगा कि अंतरिक्ष में अत्यधिक तापमान को ये बर्दाश्त कर पाता है या नहीं। -100 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसकी जांच होगी। हर 45 मिनट में इस सैटेलाइट की सेहत जांची जाएगी। दरअसल इस लॉन्च को एक प्रयोग के तौर पर किया गया है। मकसद ये जानना है कि लकड़ी से बना उपग्रह अंतरिक्ष में सरवाइव कर पाता है या नहीं। अगर ये सरवाइव कर लेता है तो भविष्य में लकड़ी की मदद से चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों के लिए घर बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी किसी भी दूसरी धातु की तुलना में हल्की रहती है। इस सैटेलाइट को होनोकी नाम के एक पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है। ये मैग्नोलिया प्रजाति का पेड़ है। इस लकड़ी की खास बात यह है कि इसे प्रोसेस करना आसान है और ये जल्दी टूटती भी नहीं है। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और रियल एस्टेट कंपनी सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने मिलकर बनाया है। लकड़ी का उपग्रह बनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि धातु के विपरीत लकड़ी अंतरिक्ष में सड़ती या आग नहीं पकड़ती और वायुमंडल में आने के बाद साफ सुथरे तरीके से जल भी जाती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। अगर ये प्रयोग सफल साबित होता है तो चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानों के लिए रिहायश बनाना भी आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।